हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज हीट कैपेसिटी? सीधी सी बात है, एक बर्तन ले लो, उसके अंदर अगर तुम पानी जमा करते हो तो उस बर्तन की एक कैपेसिटी होती है पानी जमा करने की। पानी जमा करने की एक सर्टेन कैपेसिटी होती है, मतलब 1 लीटर रह सकता है, 2 लीटर, 3 लीटर, समथिंग इन दैट मैनर। तो वैसे ही हर एक सब्सटेंस में हम लोग अगर बोले तो हीट जमा करने की कैपेसिटी होती है। हर एक सब्सटेंस की हीट जमा करने की कैपेसिटी होती है, उसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन अलग है बच्चे लोग, बट मैं इसे बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जितना एक पार्टिकल हीट जमा कर सकता है उसकी जितनी कैपेसिटी है, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। फिर इसके बाद अलग डेफिनेशन तो बुक्स में आता है, वो डेफिनेशन ही बताने वाला हूँ। The amount of heat which a particle can hold in it. The amount of heat a particle can hold in it, उसे बोलेंगे बच्चे लोग, उसे क्या बोलेंगे? हीट की कैपेसिटी, होल्ड करने की कैपेसिटी बच्चे लोग, हीट जमा करने की कैपेसिटी। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन क्या आता है और उसका मीनिंग क्या होता है? ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट बुक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इट इज द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. अब बहुत जनों को ये समझ में नहीं, सर ने क्या बताया? दिस वन, सीधी सी बात है, अगर तुम लोग एनर्जी बॉडी में डालोगे तो टेम्परेचर राइज होगा ही होगा। टेम्परेचर, अगर कोई भागता है तो बॉडी गर्म होती है, राइट ना बच्चे लोग? मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी जितना हीट जमा करोगे तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब यहाँ पर सर 1 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया? अरे लेते वक्त बहुत सा लिया होगा, 100%। दुकान पे जाते हो तो नमक खरीदते हो तो वहां पे लिखा होता है सॉल्ट, 1 kg सॉल्ट, लेकिन लेते तो पूरा 1 किलो सॉल्ट, बहुत सा है ना, तो लिखते वक्त स्मॉलेस्ट अमाउंट के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ पे कितने अमाउंट के लिए लिखा गया? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, लेकिन होते वक्त शायद 20, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ हुआ होगा, 5 डिग्री, 6 डिग्री कुछ तो हुआ होगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। मतलब तेरी हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला C इज इक्वल टू हीट जमा कर रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। देखो C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, या फिर और Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। मतलब हीट जब जमा हो रहा है तो उसकी कैपेसिटी जितनी है, बॉडी की जो कैपेसिटी है उतना जमा करेगा, और जितना जमा करते जाएगा उसका टेम्परेचर भी उतना ही चेंज होते जाएगा, डेल्टा T। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है। अगर मैं हीट कैपेसिटी का यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं तो हीट Q जो होता है वो जूल्स में होता है, और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर केल्विन। सही है। यूनिट के बारे में अगर डिस्कस कर रहा हूं तो जूल पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर केल्विन। समझ में आ रहा होगा अच्छे से? ठीक है, ये है तुम्हारा हीट कैपेसिटी। अगर मैं मोलार हीट कैपेसिटी बोलूं, molar heat capacity. Now what's the meaning of molar heat capacity? सही है। तो मोलार हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? बहुत जन को जल्दी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर एकदम आसान है, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, यहाँ पे लिखता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं। इट इज द हीट required
to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, 1 degree Celsius or 1 Kelvin for 1 mole of substance. सिंपल सी बात है, लेते वक्त बहुत से मोल्स लिए होंगे, लेकिन लिखते वक्त कितने मोल्स के लिए लिख रहे हो? 1 मोल, इसीलिए इसे मोलार हीट कैपेसिटी बोलेंगे। लेते वक्त सीधी सी बात है, बहुत सा पार्टिकल लेके लिखा, लेकिन लिखते वक्त 1 मोल के लिए लिख रहे हैं, मतलब मेरा हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, हीट कितना जमा हो रहा है, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, where N is number of moles, नंबर ऑफ मोल्स जो लिए उसकी कैपेसिटी और उसकी वजह से चेंज हुआ, जो हीट जमा हो रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल में जमा हो रहा है, उसकी कैपेसिटी, राइट ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल की वजह से जमा हो रहा है, उसकी कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, राइट ना बच्चे लोग, ठीक है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और अगर इसके यूनिट के बारे में डिस्कस करूं तो Q होता है जूल्स में, N मतलब मोल्स, और टेम्परेचर मतलब किस में भाई, डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर मोल केल्विन, सही है। दिस इज मोलार हीट कैपेसिटी, ये किसके लिए है भाई, मोलार हीट कैपेसिटी। देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Now, what is the meaning of specific heat capacity? Specific सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है बच्चे लोग? Certain amount. Specific means certain amount. Now, what is specific heat capacity? It is the heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin for certain amount of substance. That is, मैं लेता हूँ 1 gram of substance. सेम कंसेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ मैंने अमाउंट चेंज किया, मोल्स की जगह पे ग्राम्स में लिया, वजन में लिया, वेट में, ठीक है, मास में ले लिया बच्चे लोग। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन फॉर हाउ मेनी ग्राम्स, 1 ग्राम। लेते वक्त बहुत सा ग्राम्स, किलोग्राम भी लिया होगा, लेकिन लिखते वक्त हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे, दैट इज हाउ मेनी ग्राम्स, 1 ग्राम। मतलब यहाँ पे Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स में NC डेल्टा T आ रहा था, तो इधर क्या आएगा, MC डेल्टा T, सही है। मैं इसे CM बोलता हूं, मतलब याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, मोलार कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी। और इसे CS बोलता हूं, मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो CS इज इक्वल टू, सही ना, मास ऑफ सब्सटेंस इनटू इट्स कैपेसिटी एंड द चेंज इन टेम्परेचर शोज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इट कैन होल्ड, उसको जमा कर सकता है। दिया हुआ मास कितनी उसकी कैपेसिटी है, उसकी वजह से उसका चेंज हुआ टेम्परेचर, सही है। Q अपॉन M डेल्टा T, तो अगर इसका यूनिट लिखूं तो जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और जूल पर ग्राम केल्विन, ठीक है, जूल पर ग्राम केल्विन। नोट पार्ट सी, अब मेरे पास है नोट पार्ट। C का बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला है, Q अपॉन डेल्टा T, सही है, Q अपॉन डेल्टा T। ना C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। तो आगे अगर मैं बढ़ रहा हूं यहां पे, तो पहला आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस, व्हाट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो तुम्हारा C हो जाएगा CV, C will become CV। जो भी अगर तुम लोग हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन C will be denoted by CV। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, now what is an isobaric process, pressure remains constant, जिसकी वजह से C बन जाएगा CP।
तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हीट कैपेसिटी सी को सीपी बोला जा सकता है। देन उसके बाद मेरे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। Now what is an isothermal process? Temperature remains constant, मतलब T1 is equal to T2 हो जाएगा। T1 is equal to T2 मतलब T2 minus T1 is equal to 0 हो जाएगा। T2 minus T1 0 मतलब डेल्टा T is equal to 0 हो जाएगा। तो C का फॉर्मूला क्या है बच्चे लोग? बेसिक फॉर्मूला C is equal to Q upon डेल्टा T is equal to Q अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू 0, मतलब तुम्हारी हीट कैपेसिटी इंफिनिटी आ गई। हीट कैपेसिटी इंफिनिटी आ गई। इसका मतलब समझा करो बच्चे लोग, तुम लोग हीट कैलकुलेशन डिफरेंस कैनॉट बी फाइंडेड। सी 0 मतलब तुम्हारे पास हीट का टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। You do not have the temperature difference. That means शायद हीट की कैपेसिटी होल्ड करने की, पार्टिकल की कैपेसिटी होल्ड करने की बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम उसे फाइंड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल सन, टेम्परेचर चेंज तुम उसका फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से उसको उसके पास हीट जमा करने की कैपेसिटी इतनी है कि हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। फोर्थ वन, एडियाबैटिक प्रोसेस। Adiabatic process. Now what is an adiabatic process? Heat remains constant, मतलब Q is equal to 0. Heat remains constant मतलब हीट अंदर भी नहीं आ रहा है और बाहर भी नहीं जा रहा, मतलब Q का जो फॉर्म है वो 0 है। ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट अंदर नहीं आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा, तो 0 आ गया। तो C का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Q अपॉन डेल्टा T, 0 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 0, मतलब हीट कैपेसिटी 0 है। अगर हीट ही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उस पार्टिकल के पास एक तो पूरा भर गया है एनर्जी, क्या हीट पूरी तरह से भर गया है और वो और अंदर नहीं ले सकता, इसलिए मतलब उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, या फिर उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है हीट जमा करने की। हीट पूरी तरह से अंदर, मतलब उसके पास 10 लीटर की कैपेसिटी, समझो ऐसा पकड़ो, 10 लीटर हीट जमा करने की कैपेसिटी है, 10 लीटर भर गया, उसके बाद और ज्यादा भर सकता है क्या? नहीं भर सकता, मतलब उसकी कैपेसिटी 0 हो गई। समझ में आ रहा है अच्छे से? या फिर उसके पास है ही नहीं, हीट आ ही नहीं आ सकता, या फिर वो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कुछ समथिंग होगा। डाउट्स क्लियर है बच्चे लोग? अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लेता हूँ, फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज C इज इक्वल टू, ये तुम्हारा 5वां पॉइंट है। अगर मैं छोटा चेंज दे रहा हूं, C इज इक्वल टू dq अपॉन dt। C का फॉर्मूला क्या आएगा? dq अपॉन dt। ठीक है। स्मॉल, अगर छोटा चेंज हो रहा है तो dq अपॉन dt इसे बोल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। व्हाट इज द गिवन कंसेप्ट ओवर हियर? दैट इज डेल्टा U का फॉर्मूला Q प्लस W। सही है। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V इज इक्वल टू 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ओके, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो V1 इज इक्वल टू V2 हो गया, तो V2 माइनस V1 0 हो गया, तो डेल्टा V 0 हो गया। W का फॉर्मूला क्या है? माइनस P डेल्टा V, तो इसका वैल्यू भी 0, W का वैल्यू 0, एंड C becomes CV। देख सकते हो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए C बन गया CV। सही है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, जिसमें से W 0 है तो ये Q हो गया।
फॉर स्मॉल चेंज, अगर थोड़ा ही चेंज हो रहा है तो du इज इक्वल टू dq हो जाएगा, du इज इक्वल टू dq हो जाएगा। सही है, du इज इक्वल टू dq। तो q में यहां पे कैपिटल Q लिखता हूं, अच्छा हो जाएगा। डिवाइड बाय dt, दोनों साइड को dt से डिवाइड करते हैं तो du अपॉन dt इज इक्वल टू dq अपॉन dt, बट c इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ c, dq अपॉन dt। सही है, dq अपॉन dt। तो इसे मैं cv क्यों बोलूंगा चलो, क्योंकि यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस मेंशन्ड है, देख सकते हो, cv इज इक्वल टू dq अपॉन dt। सही है, तो ये वैल्यू मैं यहां से यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, देयरफॉर cv इज इक्वल टू du अपॉन dt, cv इज इक्वल टू du अपॉन dt। सही है, cv इज इक्वल टू du अपॉन dt। देन yes sir, next content, delta H is equal to delta U प्लस P डेल्टा V, ये हमारे पास एंथैल्पी का फॉर्मूला है, ठीक है। बट डेल्टा U का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू Q प्लस W प्लस P डेल्टा V, लेकिन W का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्रेशर देखो सेम ही है, तो C इज इक्वल टू CP यहाँ पे बोल सकते हो। सही है ना, C इज इक्वल टू CP, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है, एंथैल्पी चेंज में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी चेक कर रहा हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V कैंसिल हो गया, तो डेल्टा H इज इक्वल टू Q हो गया, ठीक है। फॉर स्मॉल चेंज, अगर चेंज छोटा सा है तो dH इज इक्वल टू dQ हो जाएगा, ओके। दोनों साइड को मैं dt से डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाय dt, तो dH अपॉन dt, dQ अपॉन dt। नाउ व्हाट इज dQ अपॉन dt, मेरे पास यहां पे है, दैट इज C, बट C इज इक्वल टू dQ अपॉन dt, लेकिन यहां पे तो प्रेशर कांस्टेंट था तो इसे Cp बोल सकते हैं, तो Cp इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। ये वैल्यू अगर यहां पे रखूं तो Cp इज इक्वल टू dH अपॉन dt, ठीक है। ये दो फॉर्मूले एग्जिस्ट कर गए, मैं यहां का अभी ये पार्ट रख कर रहा हूं, सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब हमारे पास एंथैल्पी का जो हम लोगों ने सीखा है उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, H इज इक्वल टू U प्लस PV, H इज इक्वल टू U प्लस PV, सही है, ठीक है। H इज इक्वल टू U प्लस PV। नाउ ओवर हियर फॉर आइडियल गैस, और अगर आइडियल गैस ले रहे हैं तो PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर मैं स्मॉल अमाउंट, क्योंकि मुझे DH लाना है यहां पे, फॉर स्मॉल अमाउंट n इज इक्वल टू 1,
स्मॉल अमाउंट, क्योंकि मुझे डी डिफरेंस जो होता है वो स्मॉल अमाउंट, स्मॉल चेंज के लिए होता है, तो मैं स्मॉल अमाउंट ले रहा हूं, तो n का वैल्यू में 1 ले सकता हूं, तो PV इज इक्वल टू RT आ गया भाई, PV इज इक्वल टू RT। तो ये वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, देयरफॉर H इज इक्वल टू U प्लस RT, सही है, फॉर स्मॉल चेंज। या फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, dH अपॉन dt, du अपॉन, समझ में आ रहा है, या फिर स्मॉल चेंज ले लो चलेगा, dH अपॉन dt, dH इज इक्वल टू du प्लस r dt, सही है, R इज अ गैस कांस्टेंट, इसलिए वो चेंज नहीं होता है, dH इज इक्वल टू du प्लस r dt, सही है। मैं यहां पे लेता हूं, चलो इधर, अब पूरे इक्वेशन को मैं dt से डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाय dt, तो dH अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dt, सही है, प्लस r dt अपॉन dt, dt कैंसिल हो जाएगा, r dt अपॉन dt, तो यहां पर dH अपॉन dt, dH अपॉन dt कहां पे गया, ये हो गया Cp, ओके, इज इक्वल टू du अपॉन dt, कहां पे गया du अपॉन dt, ये रहा Cv प्लस r, तो ये प्लस इस तरफ आ जाए तो माइनस हो जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चे लोग। थैंक यू स्टूडेंट्स।